ये आकाशवाणी है। वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में लीजिए सुनिए मानव अधिकार, लक्ष्य और चुनौतियां विषय पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के माननीय सदस्य श्री राजीव जैन से भेंट। आपसे भेंट कर रही हैं वरिष्ठ पत्रकार सुश्री अर्चना सिंह। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि मानवाधिकार आयोग, लोगों को लगता है कि वो जगह, वो संस्थान जो लोगों के मानव के अधिकारों के लिए बात करता है, लेकिन ये कब बना और जब ये बना तो इसका उद्देश्य क्या था? मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई 12 अक्टूबर 1993 में। उस समय हमारे संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम था मानव अधिकार अधिनियम। उसके तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग स्थापित किया गया। साथ ही साथ 26 प्रदेशों में भी मानव अधिकार आयोग हैं। और ये इसलिए किया गया क्योंकि इसके पहले 1948 में यूनाइटेड नेशंस ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को एडॉप्ट किया था। उसके बाद 1991 में पेरिस में एक मीटिंग हुई जिसमें निर्णय लिया गया कि यूएन का जो प्रत्येक मेंबर राज्य है वो मानव अधिकारों की सुरक्षा हेतु एक इंस्टीट्यूशन बनाएगा और उस इंस्टीट्यूशन को अधिकार होगा, क्षमता होगी, सक्षम होगा और साथ ही साथ सरकार से इंडिपेंडेंट भी होगा, ऑटोनोमस भी होगा और वो मानव अधिकार के संवर्धन और संरक्षण के लिए होगा। तो इसीलिए भारत सरकार ने 1993 में ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बनाया। ये आयोग बना, लोग इसके बारे में सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन कभी कभी लोग समझ नहीं पाते कि ये किन समस्याओं का समाधान करता है। मतलब क्या परेशानी हो तो उनके समाधान के लिए जा सकते हैं। साथ ही मानवाधिकार आयोग तक अगर पहुंचना हो तो कोई व्यक्ति जो एक लेमैन है, जिसको नहीं पता है कि किस तरह से पहुंचा जाए, उसको कोई बताने वाला नहीं है, वो किस तरह से अप्रोच कर सकता है? मानव अधिकार का दायरा बहुत ही बड़ा है। हमारे संविधान में भी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उदाहरण स्वरूप वो भी मानव अधिकार की बात करते हैं। राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, ये सब भी मानव अधिकार है। तो मानव अधिकार के दायरे में आता है जैसे पुलिस संबंधित मसले। उदाहरण स्वरूप पुलिस द्वारा कार्रवाई करने में विफलता, अवैध हिरासत, झूठा आरोप, हिरासत में हिंसा, अवैध गिरफ्तारी, हिरासत में मौत, मुठभेड़ में मौत इत्यादि। जेल से संबंधित है उदाहरण जैसे कैदियों का उत्पीड़न, जेल की स्थिति इत्यादि। इसके अलावा अन्य भी कई विषय हैं जिसमें मानव अधिकार आयोग का रोल आता है, जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार, बंधुआ मजदूर, बाल श्रम, बाल विवाह, सांप्रदायिक हिंसा एवं जैसे महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, दहेज हत्या, दहेज की मांग, अपहरण, बलात्कार, हत्या, यौन उत्पीड़न, महिलाओं का अपमान, महिलाओं का शोषण या अन्य मुद्दे जो समाज को अन्य रूप से प्रभावित करते हैं, जैसे पर्यावरण, वायु जल का प्रदूषण, सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के कारण होने वाली मौतें, या धीरे धीरे मानव अधिकारों में भी डेवलपमेंट हो रहा है तो जैसे LGBTQ के मानव अधिकार। तो ये सभी विषय मानव अधिकारों से संबंधित हैं और मानव अधिकार आयोग के दायरे में हैं। अब इसमें लोग अनेकों प्रकार से शिकायत कर सकते हैं। हमको चिट्ठी लिख सकते हैं, वो ईमेल कर सकते हैं। हमारा एक पोर्टल है, वेबसाइट है, उस पर वो लोग अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं, या हमारा एक टोल फ्री नंबर है, उस पर फ़ोन करके शिकायत कर सकते हैं। यह भी संभव है कि मानव अधिकार अपने आप से सुओ मोटो तरीके से किसी भी मानव अधिकार के हनन पर संज्ञान ले और कार्रवाई करे। तो अनेक तरीके से, अनेक भाषाओं में और निःशुल्क लोग मानव अधिकार के पास आ सकते हैं। मतलब इसमें कोई फीस नहीं पड़ती, निःशुल्क होता है। जो भी समस्या अगर लेके कोई पहुंचेगा तो उसको कोई फीस नहीं देनी होती। कोई फीस नहीं देनी है। यहाँ तक कि हम लोग जो सरकार ने कॉमन सर्विस सेंटर बनाए हैं, प्रत्येक पंचायत में एक सर्विस सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर है, CSC, वहां से भी आप अपनी शिकायत को अपलोड करा सकते हैं और वो हमारे पास आएगी। करीब 2.5-3 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स पूरे देश में है, प्रत्येक पंचायत में एक है। अच्छा, वो किस तरह के मामले होते हैं जिसमें मानव अधिकार आयोग जो है वो स्वो मोटो कार्रवाई करता है, कॉग्निजेंस लेता है? ये किस तरह के मामले होते हैं? ये होते हैं जैसे अभी हमने लिया दिल्ली में करीब 2-3 हफ्ता पहले वायु प्रदूषण काफी हो रहा था। मेरे बच्चे ऊपर आकाश नहीं देख पा रहे थे, इतना धुआं रहता था, खांसियां ज्यादा लोगों को हो रही थी। तो हमने उसका स्वतः ही हमने संज्ञान लिया, नोटिस इशू किया मुख्य सचिव दिल्ली सरकार को, मुख्य सचिव पंजाब, हरियाणा
और उत्तर प्रदेश, इन सब की सरकार को नोटिस जारी किया, उनसे रिपोर्ट मांगी। अभी उसमें कार्रवाई हम लोग की चली रही है। इस प्रकार से अन्य भी कई मसले आते रहते हैं जिसमें हम न्यूज़पेपर रिपोर्ट के आधार पर या किसी अन्य रिपोर्ट के आधार पर हम अपने आप से संज्ञान ले सकते हैं। अब तक हमने ऐसे मसलों में करीब 2500 केसेस में स्वतः संज्ञान लिया है 1993 से। आजकल तो कुछ मुद्दे हैं जिस पर हम बहुत सख्ती से देखते हैं, जैसे सेप्टिक टैंक की सफाई में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है, हमको कहीं से भी मालूम पड़ता है, अखबार से या कहीं और चर्चा से मालूम पड़ता है, हम स्वतः संज्ञान ले लेते हैं, नोटिस इशू करते हैं, क्योंकि उसको हम बहुत ही गंभीर समस्या मानते हैं। तो इस तरह से कई विषय हैं जिस पर हम स्वतः संज्ञान लेते हैं, और स्वतः संज्ञान लेने का तरीका वही है कि अखबार रिपोर्ट या किसी अन्य रिपोर्ट पर हमने अपने आप से संज्ञान ले लिया। सर, अभी आपने सेप्टिक टैंक वाले का जिक्र किया कि उसमें अगर किसी की मौत हो जाती है तो क्या दुर्घटना होने के बाद मानवाधिकार कार्रवाई करता है, या अगर आपको लग रहा है कि ये मनुष्य के लिए खतरनाक है सेप्टिक टैंक में उतरकर काम करना, तो इस पर रोक लगाने के लिए भी आप रिकमेंड कर सकते हैं, कुछ कह सकते हैं? कोई अधिकार क्षेत्र है आपका इसमें? आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रिवेंशन के लिए भी मानव अधिकार आयोग काम करता है। तो जैसे यही समस्या लीजिए सेप्टिक टैंक वाली, तो इसमें हमने सभी स्टेट्स को, सभी राज्यों को लिखा है कि वो इसमें एक पॉलिसी बनाएं। इसके पहले एक समस्या थी जैसे सिलिकोसिस। सिलिकोसिस एक ऑक्यूपेशनल डिजीज है, वो स्वतः नहीं होता है। कोई आदमी माइंस में काम करता है या पत्थरों की क्वेरी में काम करता है तो उसको डिजीज वो हो जाती है, उसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स लंग में डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ऑक्यूपेशनल डिजीज को प्रिवेंटेबल माना जाता है कि उसको रोका जा सकता है। तो हमने जब देखा कुछ साल पहले की बात है कि इस प्रकार के बहुत केसेस हो रहे हैं, तो प्रत्येक सरकार को हमने लिखा कि हर केस में जिसमें किसी आदमी को सिलिकोसिस डिटेक्ट होता है तो उसमें सरकार की जिम्मेदारी है कि उसका इलाज कराएं, क्योंकि फैक्ट्री अधिनियम एवं अन्य अधिनियम के तहत सरकार की जिम्मेदारी थी कि उसको प्रिवेंटिव, वो कपड़े पहने, मुंह पर जैसे मास्क लगाना है, आंख पर, नोज पर मास्क लगाना है, तो वो उन्होंने सुनिश्चित नहीं किया, इसीलिए उसको बीमारी हुई। तो क्योंकि ये राज्य की, स्टेट की कमजोरी के कारण ये हुआ है, अतः राज्य की जिम्मेदारी है कि इसका इलाज कराएं। एक और आपको उदाहरण देता हूं। जेल में कई बार कैदी लोग आत्महत्या कर लेते हैं या किसी अन्य कारण से, अननेचुरल कारण से मृत्यु हो जाती है। हाल में कुछ महीने पहले, 5-6 महीना पहले, हमने प्रत्येक मुख्यमंत्री जी को लिखा है कि कृपया एक इस संबंध में नीति बनाए कि जब भी किसी की इस प्रकार से मृत्यु होती है तो उसमें कुछ कॉम्पेंसेशन उसके परिवार वालों को दें, क्योंकि जब तक एक आदमी जेल में है तो स्टेट की, राज्य की जिम्मेदारी है कि उसका हेल्थ ठीक रहे। अगर नहीं वो रहा है तो फिर राज्य को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उसके परिवार वालों को कॉम्पेंसेट करना चाहिए। तो इस तरह से कई विषय हैं जिसमें हम प्रिवेंटिव एक्शन के लिए भी करते हैं। कोविड में हमने करीब 18 एडवाइजरीज इशू करी, जिसमें हमने सरकार को कहा कि ये उनको नीति नियम बनाने चाहिए जिससे कि समस्या का समाधान हो। वो सब प्रिवेंटिव एक्शन रिलेटेड थे। ये प्रिवेंटिव एक्शन है जो राज्यों को, स्टेट्स को आप लोग डायरेक्ट करते हैं कि क्या करना चाहिए। लेकिन जैसे कोई व्यक्ति जब समस्या लेके पहुंचा है तो किस तरह से मानवाधिकार आयोग उन समस्याओं, उन शिकायतों की जांच करता है, और अगर उसकी जांच में कोई दोषी पाया गया, पहला स्टेप तो किस तरह से उसकी जांच होती है, और कोई दोषी पाया गया तो उस पर कार्रवाई करने का क्या अधिकार है, या क्या वो कर पाता है या किसी और संस्थान के थ्रू करता है? तो जब भी हमको कोई शिकायत मिलती है मानव अधिकार के हनन के बारे में, तो सर्वप्रथम जो संबंधित सरकारी कार्यालय है जो मानव अधिकार के हनन को प्रिवेंट नहीं कर पाया, तो उसको हम एक नोटिस इशू करते हैं, क्योंकि हम जानना चाहते हैं उससे कि उन्होंने क्या किया या क्या नहीं किया, उनका वर्जन चाहते हैं। उनको नोटिस इशू करते हैं। उनका जब रिपोर्ट आता है, प्रतिवेदन आता है, तब गुणा दोष के आधार पर हम उसमें कुछ निर्णय लेते हैं। अगर हम पाते हैं कि हाँ, सरकार के उस मुलजिम का कुछ गलती थी, तब फिर हम कॉम्पेंसेशन के लिए ऑर्डर करते हैं। अगर गलती नहीं थी लेकिन स्टेट की जिम्मेदारी थी, स्टेट विद अ कैपिटल एस, राष्ट्र राज्य की गलती थी, तब भी हम कॉम्पेंसेशन का ऑर्डर करते हैं। अगर हम देखते हैं कि उस सरकारी मुलाजिम का एक्टिव कॉम्प्लिसिटी रहा है, तब फिर हम प्रशासनिक कार्रवाई का भी अनुशंसा उसके पदाधिकारी को करते हैं। इसके अलावा कुछ विषयों में जब हमको लगता है कि हमें अपने जांच स्वतः करानी चाहिए, राज्य से अलग,
तो हमारे पास एक अनुसंधान विभाग भी है हमारे मानव अधिकार आयोग में, हम उसकी टीम को भेजते हैं। हमारे विभाग के अध्यक्ष हैं एक डीजी रैंक, डायरेक्टर जनरल पुलिस रैंक के पदाधिकारी हैं, बहुत वरीय हैं। उनके नीचे कुछ और पुलिस के पदाधिकारी हैं, तो वो लोग स्वयं जाते हैं, डायरेक्ट इंक्वायरी करते हैं स्पॉट पर और फिर हमको उसके बारे में रिपोर्ट देते हैं, जिसके आधार पर हम निर्णय लेते हैं। और हमने अब तक करीब 750 स्पॉट इंक्वायरीज इस प्रकार से करी हुई हैं। और फिर बाद में जब ये सब रिपोर्ट्स आ जाती हैं हमारे पास, तब गुण दोष के आधार पर, मौजूद सामग्री के आधार पर यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो उल्लंघन के शिकार लोगों के लिए आर्थिक राहत की अनुशंसा हम करते हैं या दंडात्मक कार्रवाई सरकारी मुलाजिम के प्रति की अनुशंसा करते हैं। अच्छा, क्या कोर्ट की तरह आयोग में भी किसी मामले पर बहस हो सकती है, सुनवाई की जाती है? कोई ये प्रक्रिया, कोई प्रोसेस है ऐसा? जो अधिनियम है जिसके तहत मानव अधिकार आयोग बना है, तो उसमें आयोग को सिविल कोर्ट की पावर है। सिविल कोर्ट की पावर का मतलब है कि हम उसमें किसी भी डॉक्यूमेंट को समन कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को समन कर सकते हैं, उनका बयान ले सकते हैं, नहीं आते हैं तो वारंट ऑफ अरेस्ट भी इशू कर सकते हैं। तो ये सब सिविल कोर्ट की पावर है। इसी के तहत हम नोटिस इशू करके प्रतिवेदन शिकायतों पर अलग अलग विभागों से मांगते हैं। आमतौर पर आयोग केवल उन मामलों को छोड़कर जहां मानव अधिकारों के उल्लंघन की शिकायत में कई पीड़ित हैं और लोक प्राधिकारी शामिल हैं, अदालत की सभी प्रक्रियाओं का पालन नहीं कर पाता है। मतलब कि जैसे क्रॉस एग्जामिनेशन होता है नॉर्मल अदालत में, आयोग में हम क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करते, पर आवश्यकता करने पर कर भी सकते हैं, लेकिन पूरा प्रोसीड्यूरल कोड हम नहीं फॉलो करते हैं, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करते हैं। तो हम उनके संकीर्ण दायरे में, प्रोसीजर के दायरे में नहीं रहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करने से दोनों पार्टीज को मौका देते हैं, उसके आधार पर हम लोग निर्णय लेते हैं और हमको जो शक्ति दी गई है सिविल कोर्ट की, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कुछ मामलों में हम ओपन हियरिंग भी करते हैं। अब तक 200 मसलों में हमने ओपन हियरिंग्स करी हुई हैं। ओपन हियरिंग मतलब हम पहले से प्रचार करते हैं कि हम फला तारीख को फला जगह पर अपना कोर्ट सेटिंग करेंगे, जिसको भी जो शिकायत हो वो हमारे सामने आ जाए, और फिर उस तारीख को उस जगह पर हम जाते हैं। आम पब्लिक आती है, जो शिकायत होती है वो अपनी बताती है, और उस समय स्टेट के, उस राज्य के पदाधिकारी भी मौजूद होते हैं। उसी समय दोनों पक्षों को सुन के जो निर्णय लेना होता है लेते हैं, या फिर सरकारी पक्ष अगर कुछ समय मांगता है प्रतिवेदन देने के लिए, उनसे प्रतिवेदन भी लेते हैं। इसके अलावा हम लोग कैंप सिटिंग भी करते हैं कोर्ट की तरह, जैसे ये ओपन हियरिंग हुई। इसके अलावा जो केसेस हमारे पास पहले से चल रहे हैं, तो हम जाते हैं स्टेट में, वहीं अपना कैंप कोर्ट करते हैं। जैसे हाल में हम 2 महीना पहले रांची गए थे, पहले से सरकार को बता दिया हम आएंगे, ये केस डिस्कस होंगे। जो पक्ष हैं, दोनों पक्ष, उनको इत्तला कर दी, वो दोनों पक्ष आए, कोर्ट के रूप में हम लोग सामने बैठे और दोनों पक्षों ने अपने अपने बयान बताए, उसको हमने सुना, रिकॉर्ड किया, उसके आधार पर निर्णय लिया। तो इस प्रकार से भी करते हैं। अच्छा, आपने बताया कि दोनों पक्ष, अगर कोई एक पक्ष जो फैसला हुआ उससे संतुष्ट ना हो, तो क्या वो ऊपरी अदालत में जा सकता है इस फैसले के बाद? हमारे मानव अधिकार आयोग के फैसलों पर कोई अपील नहीं है, लेकिन अगर किसी का फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है, भले ही वो मानव अधिकार आयोग नहीं आया हो। और जैसे आपने बताया रांची में आप लोगों ने सेटअप किया था और वहाँ दोनों पक्षों से बात की, इसी तरह से जो दूर दराज के इलाके हैं, जिन लोगों को शायद पता भी नहीं है मानवाधिकार आयोग के बारे में, इतना आदिवासी इलाके हैं, जो हिली एरियाज हैं, पर्वतीय इलाके हैं, उनमें जो लोग रह रहे हैं बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके पास ये इंटरनेट की भी इतनी सुविधा मौजूद नहीं है जिससे वो चीज़ों को जान सकें, तो वहाँ तक किस तरह से मानवाधिकार आयोग पहुँचता है? एक तरीका तो है, जैसे मैंने आपको बताया कि करीब 2.5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं। एक प्रत्येक पंचायत में एक कॉमन सर्विस सेंटर है, उसके माध्यम से वो आ सकते हैं। दूसरा तरीका है कि हमारे पास 17 स्पेशल मॉनिटर हैं, उनको हमने अलग अलग प्रदेश अलॉट किए हुए हैं, तो वो उस प्रदेश में दौरा करते हैं, उनसे कहीं भी कोई आदमी मिल सकता है। इसके अलावा करीब 1 दर्जन स्पेशल रिपोर्टियर भी हमने अपॉइंट किए हुए हैं। वो थीमेटिक है, जैसे विमेंस राइट को लेकर एक हैं, राइट्स ऑफ चिल्ड्रन से लेकर दूसरे हैं, इस प्रकार से। तो वो भी स्टेट्स में जब जाते हैं कहीं भी लोग उनको शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा हमने अपने यहाँ नेहरू युवा केंद्र संगठन और राष्ट्रीय सेवा योजना, इनके सहयोग से भी मानव अधिकार की जागरूकता के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया है।
तो इन लोगों का ज़मीन पर स्प्रेड हमसे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनके पास युवा शक्ति है हज़ारों की तादाद में। तो उन लोगों को जब हम लिटरेट करते हैं मानव अधिकारों के विषय के संबंध में, तो वो उसका प्रचार ज़्यादा अधिक रूप से कर सकते हैं और देहात के इलाकों से भी, दूरगामी इलाकों से भी वो शिकायतें हमारे पर ला सकते हैं। सर, आपने बताया राज्यों के मानवाधिकार आयोग हैं, लेकिन जिन राज्यों में आयोग नहीं है, उन राज्य के लोग किस तरह से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और कहाँ दर्ज करा सकते हैं? वर्तमान में एक तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, इसके अलावा 26 राज्य स्तर पे मानव अधिकार आयोग हैं। ये सभी संस्थाएं इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे से भी इंडिपेंडेंट हैं। तो ऐसा नहीं कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को एपेलेट पावर है स्टेट के मानव अधिकार आयोग से, नहीं, उनको भी वही पावर है जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को है, और उनका स्प्रेड स्टेट में ज्यादा है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से। फर्क इतना है कि जो स्टेट के मानव अधिकार आयोग हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में जो 3 लिस्ट हैं, तो वो स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में जो विषय है उन पर शिकायतों पर कार्रवाई कर सकते हैं, जबकि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तीनों लिस्ट के विषयों में जो मानव अधिकार का हनन होता है उस पर कार्रवाई कर सकता है। सर, अगर आप थोड़ा ब्रीफ में बता दें कि कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिनमें स्टेट के कार्रवाई कर पाते हैं और जिसमें सेंटर उदाहरण स्वरूप मैं आपको बताता हूं, जैसे इस सेंट्रल लिस्ट में है फॉरेन अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स, तो उस पर स्टेट का जो मानव अधिकार आयोग है वो कार्रवाई नहीं कर पाएगा। पोस्ट एंड टेलीग्राफ, रेलवेज, ये विषय भी केंद्र के विषय हैं, तो इन पर सिर्फ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कर पाएगा। तो अगर उदाहरण स्वरूप एक समस्या आती है कि रेलवे ने फला जगह पर बहुत प्रदूषण कर रखा है, तो वो फिर केंद्र के मानव अधिकार आयोग से संबंधित विषय होगा। और मात्र 2 स्टेट्स हैं जिसमें मानव अधिकार आयोग नहीं है, नागालैंड और मिजोरम। इसके अलावा सभी 26 स्टेट्स में है। यूनियन टेरिटरीज के लिए अलग व्यवस्था है। तो यूनियन टेरिटरीज के लिए जो अधिनियम है उसमें केंद्र सरकार को शक्ति है कि वो किसी भी स्टेट के मानव अधिकार आयोग को एम्पावर कर दे कि वो उस यूनियन टेरिटरी के मानव अधिकार मसलों से संबंधित रहेगा। उदाहरण स्वरूप पुडुचेरी, अब पुडुचेरी तमिलनाडु के पास में है, तो तमिलनाडु का जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसको केंद्र सरकार ने अधिकार दे दिया है कि पुडुचेरी से संबंधित विषय जो हैं वो तमिलनाडु का स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन कर लेगा। उदाहरण स्वरूप JNK या दिल्ली, तो JNK एंड दिल्ली के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को केंद्र सरकार ने अधिकार दिया हुआ है कि वहां के मानव अधिकार हनन के मसले राष्ट्रीय आयोग करेगा। इस प्रकार से काम को डिवाइड किया हुआ है। यानी यूनियन टेरिटरीज भी कवर की गई हैं, वो इस तरह से कवर की गई हैं। जी हाँ। आपने SC/ST की बात की, महिलाओं की बात की, या जो हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए क्या कोई अलग तरह की कोई फैसिलिटीज, कोई सुविधाएं आयोग देता है? कोई ऐसी व्यवस्था है आयोग में इनके लिए? अगर फैसिलिटी से आपका मतलब ये है कि उनको हम मुद्रा के रूप में कुछ सहायता देते हैं, नहीं, वैसा कुछ नहीं है। हम उनको ये सहायता देते हैं कि उनकी कहानी सुनते हैं, उनकी शिकायत सुनते हैं, उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करते हैं, और यदि उनको या उनके परिवार वालों को कॉम्पेंसेशन देना है तो हम कंसर्न गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट का हो या केंद्र सरकार का हो, उनको हम निर्देश देते हैं, उनको हम अनुशंसा करते हैं कि इतना कॉम्पेंसेशन उनको दे दें। तो अब तक उदाहरण स्वरूप हमने करीब 1993 से अब तक 200 करोड़ रुपए कॉम्पेंसेशन के रूप में 77,000 केसेस में लोगों को दिलवाए हैं। राजीव जी, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी स्टेट ने जो कॉम्पनसेशन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने तय किया हो वो देने से इनकार कर दिया हो, या उसके लिए कहीं कोर्ट में गया हो? हाँ, ऐसे हुए हैं जिसमें कोर्ट में लोग गए हैं, लेकिन जैसे अभी हाल में हुआ एक केस में, ये नवंबर महीने की ही बात है, जिसमें मानव अधिकार आयोग ने ये निर्णय लिया कि कुछ टीचर्स के रिक्रूटमेंट से रिलेटेड समस्या थी, उसका उन्होंने समाधान किया, मसला सुप्रीम कोर्ट तक गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने मानव अधिकार आयोग के निर्णय को सही माना। तो ऐसे कम मुद्दे हैं लेकिन उसमें लोग कोर्ट में गए हैं, लेकिन अधिकांश मसलों में कोर्ट ने, इवन सुप्रीम कोर्ट तक, उन्होंने जो मानव अधिकार आयोग ने निर्णय लिया है उसको सच माना है। हमारे जो कॉम्पेंसेशन के ऑर्डर्स होते हैं वो 99% स्टेट्स उनको इम्प्लीमेंट कर देता है। कुछ केसेस में वो लोग विरोध करते हैं तो हम उनको परसुएट कर देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मात्र कॉम्पेंसेशन से संबंधित है। जो व्यक्ति प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है उसको या उसके परिवार वालों को हम कॉम्पेंसेशन दिलवा। ये तो कॉम्पेंसेशन की बात हुई। क्या आयोग किसी व्यक्ति को सजा भी दिलवा सकता है या उसके लिए सिफारिश कर सकता है?
हाँ, हम लोग कई केसेस में सिफारिश करते हैं सरकारी मुलाजिम के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। वे उन केसेस में करते हैं जहां हम पाते हैं कि उन्होंने इतना निग्लेक्ट किया हो या उनकी कॉम्प्लिसिटी रही हो मानव अधिकार के हनन में, और यदि मामला सीरियस है तो हम उसके विभाग को अनुशंसा करते हैं कि इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए, और कुछ केसेस में ये भी अनुशंसा करते हैं कि इनके खिलाफ क्रिमिनल केस भी रजिस्टर किया जाए। सो उदाहरण स्वरूप एक पुलिस से एनकाउंटर हुआ जिसमें शिकायत आई कि भाई ये तो फर्जी एनकाउंटर है, तो हम पुलिस से भी रिपोर्ट मांगेंगे, लोकल मैजिस्ट्रेट की भी रिपोर्ट आएगी, डॉक्टर की भी पोस्टमार्टम इत्यादि की रिपोर्ट हम लोग के पास आएगी। अगर मानवाधिकार आयोग को लगता है कि हाँ ये फर्जी एनकाउंटर है, तब फिर कॉम्पेंसेशन के लिए भी हम अनुशंसा करेंगे सरकार को, और क्योंकि हम मान रहे हैं उसको फर्जी, तो उसमें फिर हम प्रशासनिक कार्रवाई उस सरकारी मुलाजिम के खिलाफ करने के लिए भी अनुशंसा करेंगे। ये अधिकार है आयोग को कि वो कानूनी कार्रवाई करने के लिए अनुशंसा कर सकता है। जी, आजकल साइबर अपराध बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बहुत ज्यादा संख्या बढ़ गई है। किसी के साथ भी सड़क चलते हुए मार पिटाई हुई, कुछ हुई, तो आजकल लोग बचाते नहीं हैं, वीडियो बनाने लगते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो छोटा सा इंसिडेंस बहुत सारे लोगों में दहशत फैला देता है या एक अलग मैसेज देता है। घटना कुछ और होती है और खाली उसके विजुअल देख के घटना को कुछ और बना दिया जाता है, कुछ और कह दिया जाता है। तो क्या इस तरह के मामले में आयोग कोई विशेष कार्यवाही, कोई अलग तरह की कार्यवाही करता है कुछ? यदि अपराध संज्ञेय है और पनिशेबल है इंडियन पिनल कोड में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में या किसी अन्य क्रिमिनल लॉ में, तो उसमें साधारण रूप से पुलिस उसमें केस दर्ज करेगी, कार्रवाई करेगी। और यदि पुलिस ने केस नहीं दर्ज किया हुआ है तो आयोग पुलिस को निर्देश दे सकता है कि ऐसे मामलों में केस दर्ज करके अपना तफ्तीश करें, जो भी इन्वेस्टिगेशन अनुसंधान करना है वो करें। तो जो साइबर क्राइम होते हैं अल्टीमेटली वो किसी ना किसी और क्राइम का रूप लेते हैं, या तो फ्रॉड का रूप लेते हैं, चीटिंग अल्टीमेटली होती है, या कुछ और किसी के प्रेस्टीज को अफेक्ट करता है। तो उन सब केसेस में नॉर्मल क्रिमिनल लॉ भी अप्लाई होता है, और यदि केस संज्ञेय है तो पुलिस को उसमें अनुसंधान करना चाहिए केस रजिस्टर करने के लिए, और नहीं अगर वो करती है तब फिर आयोग निर्देश देगा केस रजिस्टर करने के लिए। कभी कोई ऐसी जानकारी आपके पास आई हो, आयोग के समक्ष आई हो बाद में, कि कोई मामला था जो आपके सामने आया, उसमें एनएचआरसी ने जो निर्णय दिया या किसी राज्य के मानवाधिकार आयोग ने निर्णय दिया, उसके बाद पता लगा कि उसका दुरुपयोग किया गया था? मेरे व्यक्तिगत संज्ञान में तो नहीं है, लेकिन संभव है क्योंकि हम सब लोग मानव हैं, कुछ ना कुछ गलती भी हो सकती है मेरे। लेकिन व्यक्तिगत संज्ञान में जो मैं जानता हूँ उसमें ऐसा कोई केस नहीं हुआ जिसमें बाद में मालूम पड़ा हो कि गलती हुई है। जब से शुरू हुआ आयोग और आज, आप क्या देखते हैं, और अभी आपको क्या लगता है कि क्या और चीजें हैं जिनमें सुधार की जरूरत है, या ये पावर्स अगर आयोग के पास होंगी तो आयोग अपने काम को ज्यादा अच्छे से, सुचारू रूप से और कम वक्त में कर पाएगा? जहां तक पावर्स या शक्ति की बात है, लीगल पावर्स या की बात है, हमारे पास पर्याप्त पावर्स हैं। और ये भी ध्यान रखिए कि जितनी पावर्स आपको अधिनियम के द्वारा मिलेंगी उतना ही कंट्रोल फिर उन पावर्स पर भी लॉ के द्वारा होगा, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक प्रणाली में रहते हैं, रूल ऑफ लॉ है। उदाहरण स्वरूप पुलिस को पावर ऑफ अरेस्ट है, लेकिन उतना ही फिर लॉ का कंट्रोल भी उस पावर ऑफ अरेस्ट पर है। कई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स उसी विषय पर हैं, अरेस्ट के विषय पर। या कोर्ट को पावर है किसी को दंड देने का, तो कोर्ट को भी एक प्रोसीजर फॉलो करना है, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन इत्यादि इत्यादि। तो पूरी प्रक्रिया कोर्ट को दी हुई है लॉ ने कि उसी के माध्यम से वो उस पावर का एक्सरसाइज कर सकते हैं। हमको कोर्ट ने सिविल कोर्ट की पावर दी हुई है अधिनियम ने, लेकिन हमको जकड़ा नहीं है प्रोसीड्यूरल कोड में, तो हम थोड़ा फ्लेक्सिबल हैं उसमें। और क्योंकि हम विक्टिम के दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो इसीलिए हम ज्यादा सक्षम हैं, जो अभी हमारे पास पावर्स हैं उनमें। ज्यादा पावर्स होने में हम जकड़ जाएंगे क्योंकि हम पर नियंत्रण ज्यादा हो जाए। ये भी देखिए, हमारे ऊपर कोई एपेलेट बॉडी नहीं है हमारे निर्णय पर, लेकिन कोर्ट के पास, जिसके पास ज्यादा पावर है, उस पर एपेलेट बॉडी है। सबऑर्डिनेट जज के ऊपर डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज के ऊपर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट। हमारे ऊपर नहीं है कोई एपेलेट बॉडी। तो जितनी हमको पावर मिलेगी उतना हम हमारी पावर के नियंत्रण के लिए प्रोसीजर बन जाएगा, तो उसमें हम फिर विफल हो जाएंगे अपने मकसद में। तो हमको जो मकसद दिया गया है उसके लिए ये पावर्स पर्याप्त हैं। सर, आकाशवाणी के जरिए श्रोता आपको गांव-गांव में छोटी छोटी जगहों पे सुन रहे हैं, तो उनके लिए जरूरी है आज ये जानना कि अगर उन्हें
मानवाधिकार आयोग को संपर्क करना है तो किस तरह से करें? कोई फोन नंबर, वेबसाइट, कोई मेल, कोई एड्रेस आप अगर यहां से श्रोताओं को देना चाहें तो? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। कई तरीके हैं जिससे श्रोतागण मानव अधिकार आयोग से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आप किसी भी भाषा में निःशुल्क हमें चिट्ठी लिख सकते हैं। चिट्ठी पोस्ट कार्ड से या एनवेलप से किसी भी माध्यम से भेज सकते हैं, या आप हमें ईमेल कर सकते हैं। मैं आपको ईमेल भी बता देता हूं, और हमारी वेबसाइट पर भी आप लिखा सकते हैं। तो हमारी वेबसाइट का एड्रेस है www.nhrc.nic.in, और एक और एड्रेस है www.hrcnet.nic.in। तो इन दोनों पर आप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा डाक से अगर आप कुछ भेज रहे हैं तो हमारा पता है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार भवन, ब्लॉक सी, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, INA, नई दिल्ली 110023। इसके अलावा प्रत्येक पंचायत में कॉमन सर्विस सेंटर है। सर्विस सेंटर में भी हमारा एड्रेस है। उसके माध्यम से भी आप हम लोगों को चिट्ठी लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, संचालक की वहाँ से सहायता ले सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक टोल फ्री नंबर भी है 14433। आप टोल फ्री नंबर के माध्यम से हमारे मदद केंद्र में NHRC कर्मियों की सहायता भी ले सकते हैं। तो ये अन्य तरीके हैं जिसके आधार पर आप हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। राजीव जैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्रोताओं से बात करने के लिए, उन्हें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। साथ ही साथ आपने जो एड्रेस, फोन नंबर और वेबसाइट बताई है, इससे लोग आसानी से संपर्क कर पाएंगे, क्योंकि आकाशवाणी के जरिए श्रोताओं तक आपका संदेश पहुंचा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद मैडम, नमस्कार। मानव अधिकार, लक्ष्य और चुनौतियां, वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप इस विषय पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के माननीय सदस्य श्री राजीव जैन से ये भेंटवार्ता सुन रहे थे। आपसे भेंट कर रही थी वरिष्ठ पत्रकार सुश्री अर्चना सिंह। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राम अवतार बैरवा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।